नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पॉलिटिकल साइंस विषय में बात करने वाले हैं और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ कुमार जी हैं जो MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। सौरभ, मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल पे। थैंक यू गौरव, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गौरव, और आप कैसे? सब बढ़िया। तो सौरभ जी, अभी आपका MA पॉलिटिकल साइंस कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे जागा इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गौरव टू bring me here, and I am privileged and very grateful that you take this interview. First of all, my name is Saurabh Kumar and I did my masters in political science recently from HNBU गढ़वाल यूनिवर्सिटी। एंड जैसे कि आपने मुझे सवाल पूछा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस ही क्यों चुना, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्चुअली जो 12th मेरा साइंस से हुआ है। मैंने बायोलॉजी से करा था, फिर उसके बाद मैंने 1 साल मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की तैयारी करी। एज का कुछ इशू हुआ था मेरे साथ, तो मतलब 12 दिन मेरी एज ओवर हो गई थी, उस चक्कर में फिर मैं NDA फिर मैं नहीं कर पाया। तो दैट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जामिनेशन। सो वन ऑफ माई गाइड हु टोल्ड मी दैट सौरभ, यू प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC टाइप ऑफ एग्ज़ाम, यू हैव टू बी गुड इन GS। तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट अगर तुम्हें BA में कोई लेना है तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस लो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी नहीं होता है और ऊपर से आपका मतलब जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मेनली UPSC में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। और सही बताऊं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजरली GS में कवर होते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द और सब्जेक्टों को कम तवज्जो दी जाती है। तो फिर मैंने BA करा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। देन जब मैंने पढ़ाई करना और स्टार्ट कर दिया, माई गाइड, माई टीचर टोल्ड मी दैट इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC लाइक एग्ज़ाम सीरियसली फॉर, so you have to be good in one subject, any subject. So I choose political science because as we know that जैसे एरिस्टोटल, हम एक फ़िलासफ़र को पढ़ते हैं, सभी को पता है अरस्तु के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इज़ द मदर ऑफ़ ऑल साइंस। सो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और क्योंकि मेरा ऐसा सोचना था उस टाइम पे, फ्यूचरिस्टली उस टाइम पे, कि पॉलिटिकल साइंस लूँगा तो ऑप्शनल मेरा UPSC में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, तो इसलिए मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस सही है। और बाद में मुझे आज मैं जब मास्टर्स कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस है, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही किया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। ऐसे कह सकते हैं कि आप UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए आपने पॉलिटिकल साइंस को सब्जेक्ट चुना? हाँ, मतलब सब्जेक्ट तो मेरे पास और भी थे, जैसे हिस्ट्री मेरा बैचलर हुआ था और मन तो मेरा और भी सब्जेक्ट में था, बट ये सोच थी मेरी आगे कि अगर इफ़ आई ऑप्ट फॉर UPSC CSE स्पेसिफिकली, एंड वो मेरा अभी भी गोल है। तो मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है कि आपको वो नॉट ओनली वो आपको UPSC में हेल्प करेगा, बट आपके जो करंट लाइफ है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपको देश स्टेट के बारे में, नेशनल के बारे में, नेशनल इंटरेस्ट, सब कुछ देश दुनिया के बारे में आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग आपको बना लेता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति को एक जानकारी हो जाती है कि देश दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, तो लगता है सही है। तो सौरभ जी, ये 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स में क्या स्पेसिफिक एरिया पढ़ते हैं आप, क्या सिलेबस होता है, कौन से सब्जेक्ट्स आप इसमें पढ़ते हैं? तो सबसे पहले मैं गौरव आपको बता दूं, और जो दर्शक यहाँ पे जिसको सुनने वाले जो लोग हैं वो देख लें कि देखो, जब मैंने बैचलर करा था पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से, तो पॉलिटिकल साइंस में जो बैचलर में पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा एक वाइडर पर्सपेक्टिव हम मास्टर्स में देखते हैं। मैं आपको मास्टर्स के बारे में बताने से पहले बैचलर के बारे में बताऊंगा कि थोड़ा बहुत जो लोग MA पॉलिटिकल साइंस करने से पहले बैचलर अगर पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, तो वो बेसिकली हम एक जो पॉलिटिकल साइंस का जो बेस होता है, मतलब जिसमें आप फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ फ़िलासफ़र जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, JS मिल के बारे में, राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बेसिक पर्सपेक्टिव वो एक स्टूडेंट का बनाते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। मास्टर्स का कुछ एक दूसरी कड़ी हो गई। तो हमने, जैसे कि आपने मुझे पूछा कि आपने पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ा, तो बैचलर में मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। आपको मैंने फ़ीचर पढ़े स्टेट्स के, कि स्टेट का फ़ीचर क्या होते हैं। जैसे हम स्टेट के बारे में जानते हैं कि स्टेट बनता कैसे में, तो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि 4 चीज़ों से स्टेट बनता है, उसी को स्टेट कहते हैं। मॉडर्न स्टेट, जिसमें बोलते हैं उसका एक क्षेत्र होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, उसकी एक सरकार होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें क्या होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता, खुद के डिसीजन लेने की क्षमता, किसी
किसी स्टेट की होनी चाहिए 3, और चौथा उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हम स्किल भी पढ़ते थे। मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस का, जैसे एक बार मैंने पॉलिटिकल साइंस किया और हिस्ट्री था, तो एक साल में पॉलिटिकल साइंस का स्किल करूँगा, दूसरे साल में हिस्ट्री का स्किल करूँगा। तो स्किल चलता था, मतलब पॉलिटिकल साइंस का एक अदर पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट में इलेक्शन कहीं था ही नहीं हमारे सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही, मतलब सिलेबस में नहीं था, पर वो इलेक्शन स्किल में था। तो इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे वोटिंग होती है, कैसे मतलब कोई कैंडिडेट चुन के आता है, कितने तरह के मतलब चुनाव होते हैं, ये सब कुछ आपको स्किल में पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, वैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा, तो ये चीज़ें रहती हैं। मतलब फिर मास्टर्स में आके बहुत वाइड पर्सपेक्टिव हो जाता है। मतलब उसके अंदर कम से कम एक सेमेस्टर में, क्योंकि एमए में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 सेमेस्टर में ऐसा होता है कि पहले सेमेस्टर में आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर दूसरे सेमेस्टर में वो 5 हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ फिर थर्ड सेमेस्टर में फिर भी 5 रहते हैं, उसके साथ एक प्रोजेक्ट वर्क जुड़ जाता है। और उसके बाद जो आपका लास्ट में जो 4th सेमेस्टर होता है, उसमें 4 तो आपके सब्जेक्ट होते हैं और 5 में आपका डिसर्टेशन हो जाता है, जिसको आप आधी मतलब रिसर्च का एक आधी रिसर्च, मतलब जिसको बोलते हैं कि एक पर्सपेक्टिव। अगर कोई व्यक्ति बाद में रिसर्च करना चाहता है तो उसको एक डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट वर्क करके उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि रिसर्च में भैया क्या चीज़ें होती हैं। सौरभ जी, जैसे पॉलिटिकल साइंस में क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताइए, कुछ थ्योरीज बताइए जो आम लोगों के लिए या आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रही हो। हाँ, थैंक यू गौरव। अब मैं एक चीज़ भूल गया था, आपने जब मुझे सब्जेक्ट्स के एरिया के बारे में बताया तो मैं बताना भूल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आपने मुझे पूछा था। जी। तो एमए पॉलिटिकल साइंस में स्पेसिफिकली आप देख लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट है, वो तो बिल्कुल अलग ही सब्जेक्ट है, पर हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ना पड़ता है वो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ अदर मेजर कंट्रीज़ लाइक यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, चाइना, ठीक है, इज़राइल, जी, ये सब पढ़ना पड़ता है। फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज़ पढ़ते हैं। अब आप देखा जाए कि फॉरेन पॉलिसी अपने आप में अलग सब्जेक्ट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन अलग हो गया, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया, पर एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके साथ आपके आता है इंडियन थाट्स। अब इंडियन थाट्स जब मैं कहते हैं तो हमें जितने भी इंडिया के बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, मदन मोहन मालवीय हो गया, लोहिया हो गया, और पुराने अगर उससे पुराने चले जाएँ तो विवेकानंद हो गया, ज्योतिबा फुले हो गया, उससे भी पुराने चले जाएँ तो आपको मिलेंगे वहाँ पे, आप शायद कबीर भी मिल सकते हैं अगर आप उसकी स्पेसिफिक देखें। तो ये चीज़ें हैं। और मॉडर्न, और अगर आप वेस्टर्न बताएंगे तो आपको प्लेटो मिलेंगे, आपको वहाँ पे मिल मिलेंगे, आपको वहाँ पे जेरेमी बेंथम मिलेंगे, आपको तो कांट मिलेंगे, इमैनुअल कांट मिलेंगे, और आपको मॉडर्न थिंकर ही पढ़ना पड़ेंगे बहुत सारे। तो मतलब इतना, मतलब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के बाद आपको इतना वाइड पर्सपेक्टिव हो जाता है कि आपको मतलब कोई चीज़ छूटती नहीं है आपसे। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पता, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं हमको, जैसे मास्टर्स में कंपलसरी होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो मास्टर्स कर रहा है जो व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट से, उसको रिसर्च तो आगे से ऐसे करेगा। शायद मैं अधिकतर लोग चूज़ भी कर लेते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे पढ़ना भी ज़रूरी होता है और उसे पास होना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क और डिसर्टेशन अगर आप मुझे पूछेंगे तो बता दूंगा क्या क्या होता है। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कॉन्सेप्ट और थ्योरीज क्या क्या इंटरेस्टिंग पड़ी है। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज की जैसे आप बात करी तो जैसे आपको मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो अब जैसे मैंने आपको स्टेट बताया जी, वैसे मैं आपको बताता हूँ ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटी के अंदर आता है। तो अगर आप थॉट की बात है तो गांधी के बारे में बात करेंगे तो गांधी के थॉट्स क्या हैं? गांधी के थॉट्स हैं विलेज के बारे में, सेल्फ रिलायंट होने के बारे में। तो वो है आपको इमोशनली कितना कॉन्शियस बना लेता है। अंबेडकर पढ़ेंगे तो वो सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे, तो हम थॉट पढ़ते हैं। अगर मैं आपको ले जाता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आपको मैं ले जाऊँ तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं पावर। जब अब मैं आपको, जैसे मैं बता रहा था इंटरव्यू से पहले, जैसे इंटरनेशनल एक वर्ड है जी, अब ये इंटरनेशनल वर्ड हर जगह जुड़ता है कि मैच भी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखते हैं, ये इंटरनेशनल हम बोलते क्यों हैं? ये इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं, इंटरनेशनल मतलब होता है जब 2 स्टेट के बारे में जब भी इंटरनेशनल कोई वर्ड आ रहा है तो मतलब है कि स्टेट के बारे में बात हो रही है, अलग अलग देशों के बारे में बात हो रही है, वो आपस में किस तरह से उनके रिश्ते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे वो कोरिलेट कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को मतलब मनवा रहे हैं एक दूसरे के साथ, इंटरेस्ट को मेनली। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट और स्टेट की रिलेशन आपस में ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये कैसे मतलब हिंदी में कहते हैं जैसे सामंजस्य कैसे होता है इनका, वो चीज़ें हैं। और थ्योरीज़ में अगर मैं बता दूँ जैसे आपको रियलिज़म, आइडियलिज़म, थोड़ा सा बता सकता हूँ इलेबोरेट अगर मैं आपको करूँ। जैसे वर्ल्ड वॉर, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको थोड़ा सी हिस्ट्री पढ़ते हैं हम। तो जैसे अगर मान लें जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले दुनिया
इम्पीरियलिज्म को बहुत फॉलो करते हैं। इम्पीरियलिज्म मतलब जैसे किसी देश ने, जैसे ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बनाई, वहाँ गए, वहाँ ऑक्यूपाई किया, अपनी टेरिटरीज बनाई, तो ये चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ, तो 1919 में वियना कन्वेंशन हुई, तो फिर देशों को लगा यार कि ऐसे अगर हर कंट्री दूसरे पे ऑक्यूपाई कर देगी तो फिर हर जगह अशांति रहेगी, है ना, तो कैसे करेगा। तो उन्होंने बोला एक लीग ऑफ नेशन बनाओ, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसको आप हिंदी में अगर कोई नॉन पॉलिटिकल साइंस वाला है तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि यूएन का पापा, यूएन के पापा, लीग ऑफ नेशन तो बने। तो उन्होंने लगा कि अब कोई देश लड़ाई नहीं करेगा, अगर लड़ाई करने से पहले हम सुलझाएंगे, पर वो फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन 1919 में बना, और उसके बाद 1900 आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक कर दिया। इसका कहने का मतलब लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। तो फिर दुनिया में लगा कि लोगों को कि यार अब तो ऐसे तो शांति तो होगी नहीं, तो फिर वर्ल्ड वॉर ने फिर जर्मनी को हराया, फिर जापान को हराया, तब उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनी। अब यूनाइटेड नेशन बन तो गई है, जैसे आपने पूछा कि थ्योरीज़ क्या हैं, तो अब जो रियलिस्ट है ना, सॉरी जो आइडियलिस्ट हैं, आइडियलिस्ट को लगता था कि दुनिया तो स्टेट तो बहुत अच्छा होता है, देश अच्छे होते हैं, वो लड़ाई नहीं करते आपस में, शांति सही है सबको। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई ना, तो फिर जो थिंकर्स थे पॉलिटिकल साइंस के, उनको लगा अरे ये तो बकवास बातें हैं, कोई देश शांति चाहता ही नहीं है भैया, हर देश चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, हर देश चाहता है कि उसको डर है। जैसे मान लो आप स्टेट है और मैं स्टेट हूँ, आपको भी डर है कि मेरे पे कभी अटैक ना कर दे, अब मुझे भी डर है। तो ये जो डिलेमा है ना डर वाला, इसी के चक्कर हर देश अपनी की सिक्योरिटी को बढ़ाता है, और सिक्योरिटी बढ़ाएगा तो वो अपने वेपन्स बनाएगा। अब मैं वेपन बनाऊंगा तो अगर मान लो मेरे पास AK-47 है, तो आप भी तो अपने पास वेपन रखोगे ना, कोई इंसास रखोगे कि कल मेरे पे अटैक ना कर दे। तो ये जो डर का माहौल है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन में इसको कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट। इसको थ्रेट कहते हैं कि मतलब अगर आप मुझे डर है तो इस चक्कर में पावर एक्यूमुलेट करूँगा। और आज भी देखो, अगर आप करंट इवेंट में देखो, अगर इंडिया कोई वेपन बनाता है, ब्रह्मोस बनाया इंडिया ने, तो पाकिस्तान में हंगामा मच जाता है। वो कहते हैं कि भाई हम भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो फिर वहाँ से वो दूसरा उनका वेपन का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या है, कुछ नाम है उनके मिसाइल का नाम है। तो ऐसे चलता रहता है दुनिया में। तो मतलब इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर हमेशा रखनी पड़ती है। तो हर देश ऐसे ही करता है कि अगर एक देश मजबूत बनने की कोशिश करता है तो दूसरा देश भी उसको बैलेंस करने के लिए पावर को एक्यूमुलेट करता है। तो ये थ्योरीज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट बड़ा महत्व रखता है पॉलिटिकल साइंस में। इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। जैसे हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसका प्रशासन कैसे काम कर रहा है, इसमें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ बोलते हैं हायरार्की ऑफ पावर, कि आपको पता है कि मान लो कोई लेटर गया तो वीसी के पास जाएगा, वीसी के पास वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्टर के बाद एग्ज़ाम कंट्रोल के पास जाएगा। तो ये डिफाइंड पावर है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वीसी के पास सीधा वो किसी बाबू के पास पहुंच गया, उसका ही हायरार्की ऑफ पावर है। और बीच में अगर वो गैप अगर छूट ही सकता, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाती है, उसकी लीगैलिटी, इसको एक वर्ड कहते हैं। मतलब कभी कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक वर्ड आपने सुना होगा, उनकी मतलब बेइज्जती करने के लिए, या उनको मतलब दूसरी तरह से रेड टेपिज्म बोलते हैं कि यार यहाँ बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है। तो रेड टेपिज्म मतलब ये होता है कि हर चीज़ को बहुत ऑफिशियल बना लेते हैं। मतलब बिना इसके साइन के, अगर मान लो 3 अधिकारी हैं, एक अधिकारी के बिना भी काम हो सकता है, पर नहीं उसके साइन भी चाहिए, चाहे वहाँ 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। तो इसको रेड टेपिज्म एक उसकी मतलब चैलेंज की तरह देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। ये चीज़ें हैं। ऐसे कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हाँ महत्व रहता है। महत्व रहता है। और रेड टेपिज्म को हटाना चाहिए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि जो काम एक दिन में होना वो काम 10 दिन में होता है। कि यार उसने साइन नहीं करा, उसको पता है कि काम ने हो जाना है, पर जब तक उसके साइन नहीं होंगे तब तक वो काम ने होना ही नहीं है। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में टू मच ऑफिशियल, और मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल हो जाती चीज़ें। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉब्लम। आपने भी पता है, आप भी हमारे देख रहे होंगे कि प्रशासन में कोई काम कराने के लिए कितना घूमना पड़ता है। इसी को ही बोलते हैं रेड टेपिज्म, यही है। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल बीताशाही। हाँ, तो आपने जैसे भी आपने कोर्स के बारे में बताया था कि इस कोर्स में आपने क्या क्या पढ़ा, तो जब प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात आती है तो आप लोगों ने क्या प्रैक्टिकल करे, क्या प्रोजेक्ट वर्क्स थे आप लोगों के? तो जैसे गौरव, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। बैचलर में तो हमारे प्रोजेक्ट वर्क होते नहीं, बैचलर में तो असाइनमेंट ही होते थे। पर एमए पॉलिटिकल साइंस में मैं बताता हूँ आपको कि उसके बारे में तो बाद में करेंगे, शैडो डायलॉग जो हमने बताया था जब पूछेंगे। पर प्रोजेक्ट वर्क मैं वो बता दूँ कि जब मैंने प्रोजेक्ट वर्क करा तो हमारे जो HOD होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, दे आस्क अस कि यार आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आपको इतने सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ दिए हैं कि सेकेंड सेमेस्टर तक आते आते आप बहुत सी चीज़ें पढ़ लेते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट आप कवर, इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर कर लेते हो, फॉरेन पॉलिसी कवर कर लेते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थॉट, सब कुछ।
अब आप पूछते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है भैया, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो वो बोलते हैं कि अगर अच्छा ठीक है आपका भैया रूरल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट है, तो चलो आप कॉन्स्टिट्यूशन की किसी डिबेट पे कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब कितने मतलब मान लो वुमेन रिजर्वेशन है, उस पे बताओ कि उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के आप रिसर्च करो कि भैया कहाँ प्रॉब्लम थी, कितना काम हुआ आज तक, ये सब चीज़ें। जैसे मैं आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताता हूँ, मैंने प्रोजेक्ट वर्क करा था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑफ उत्तराखंड। उसमें मेरा जनरली ये मेरा जैसे उसमें आपको पता होगी उसमें एक मेथोडोलॉजी होती है कि आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखे, उस रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे आपको उसके आंसर ढूंढने हैं। कि जैसे मेरे क्वेश्चन थे प्रोजेक्ट वर्क में कि उत्तराखंड में शेड्यूल कास्ट का क्या पार्टिसिपेशन है, पहले ये, उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज़ और रीजंस क्या हैं कि वो उनका पार्टिसिपेशन नहीं है या फिर है। ये चौथा ये था कि अगर नहीं है तो लीडरशिप में कहाँ कमी आ रही है। ये चीज़ें थी मेरे क्वेश्चन, उसके मैंने आंसर ढूंढे। तो मुझे फिर ये पता चला कि अपने उत्तराखंड में जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, एक तो वो 18% के आसपास है। दूसरी बात, या मेजर जो वोट बैंक है उत्तराखंड में, वो मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट वर्क में जो मेरे कंक्लूजन्स निकले थे वो ये थे कि ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में वो वोट बैंक के हिसाब से ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों का वोट बैंक ज़्यादा होगा उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी अच्छी होगी। बिकॉज हिस्टोरिकली, जैसे कि आपको पता है, हिस्टोरिकली हमारे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में ही सोशली और इकोनॉमिकली मैं वर्ड कहूँगा अपर कास्ट के जो लोग हैं वो एम्पावर्ड है, मेजॉरिटी ऑफ रिकरी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा सबके सब मेजॉरिटी। और जो शेड्यूल कास्ट या एसटी से बिलोंग करते हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और ये भी एक फैक्टर हो गया कि पहले से वो एम्पावर है। दूसरी बात, वो वोट बैंक में भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका पार्टिसिपेशन कैसे होगा शेड्यूल कास्ट के लोगों का। तो मैंने फिर मैंने उसमें ये भी एक कंक्लूजन्स देखा कि एक तो वो सोशली बैकवर्ड हैं, पहला वोट बैंक में कम है, तीसरा एजुकेशन उनकी कम है, और उनके जो लीडर हैं, चौथा फर्स्ट पर सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे उत्तराखंड में जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मतलब जो हमारे एमपीज़ या एमएलए हैं, वो कुछ हैं और वो अपने ही रीजन तक सीमित हैं। जैसे यशपाल आर्य हो गए हैं, और एक दो का नाम मैं भूल रहा हूँ क्योंकि टाइम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। वो जैसे उधम सिंह नगर के अपने कुछ इलाके उन्होंने सेटअप कर रखे, उन्हीं इलाके वो है तो बहुत कैरिस्मेटिक लीडर जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बट वो उसी रीजन तक सीमित हैं, वो उन्हीं लोगों उनका वोट बैंक है, वो हर साल वहीं से जीत के आते हैं। पर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो एक बड़े लीडर बन सकते हैं, बड़े रीजन को मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट वन में था। और इसके बाद मैं डिसर्टेशन करा, तो डिसर्टेशन का टॉपिक काफ़ी बड़ा था। मेरा डिसर्टेशन का टॉपिक था सार्क। क्योंकि आपको पता है सार्क ऐसा है कि वो बंद तो किया था 1985 में और बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा था, पर अभी हाल ही के 10-15 सालों में वो ठप हो चुका है, क्योंकि उसमें बार बार पाकिस्तान प्रॉब्लम करता रहता था। तो इंडिया ने उसको बॉयकॉट करा, इंडिया ने उसकी जगह दूसरी चीज़ों को फोकस कर दिया, आसियान को, ब्रिक्स को। तो ये चीज़ें रहती हैं, मतलब तो ये मेरा डिसर्टेशन था जी। तो उसका फिर वो क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला डिसर्टेशन का कंक्लूजन? बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं बताने वाला था। डिसर्टेशन मतलब क्योंकि वो टॉपिक ऐसा था जो मैंने डिसर्टेशन में रखा हुआ था। कोई भी रिसर्चर में कोई भी अगर पॉलिटिकल साइंस जो करना चाहता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ, जब आप डिसर्टेशन को टॉपिक छांटो ना, प्रोजेक्ट वर्क का भी कोई जब चूज़ करो, हमेशा उस टॉपिक के बारे में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो उसकी रेलेवेंसी कितनी है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में है रेलेवेंस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए कितना रेलेवेंट है, पहला। सेकंड, आपकी नेशन के लिए कितनी रेलेवेंस है, और आपके देश के लिए, मतलब एक रिसर्च फील्ड के लिए या उसकी फैमिली के लिए, जो रिसर्चर हैं या पॉलिटिकल साइंस से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए वो कितना रेलेवेंट है कि आप उससे क्या ढूंढ सकते हो। तो जैसे मेरा सार का टॉपिक ये था, अब मैं बताता हूँ। मेरे इंटरव्यू ने, जब हमारे पैनल में जब इंटरव्यू बैठते हैं वाइवा में, तो उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो सार का ठप हो चुका है, आपसे उसमें 10-12 साल से काम ही नहीं हो रहा, तो आपने 2014 के बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है सार की, तो आपने उसको क्यों चढ़ा? तो फिर उनको मैंने जवाब दिया था, देखो रिसर्चर का मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई इफेक्टिवली प्रेजेंट करे। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जब ख़त्म हो जाती है, तो हमको इसलिए भी उसको पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होती है, तो अगली बार कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम ना करे ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मतलब मैंने जब उसको बोलते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बेहतरीन काम कर रही थी। तो उसमें सबसे प्रोमिनेंटली दो कंट्रीज़ बहुत प्रोमिनेंट थी, इंडिया, दूसरी आपकी पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। चाइना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया ही था। बट हुआ क्या कि बाद में उसमें पाकिस्तान ने इंटरप्ट करने स्टार्ट कर दिया, और उस टाइम पे क्या हुआ कि
जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, आपको पता होगा, तो बहुत हमारे जवान मरे थे। तो इंडिया ने उसकी समिट होनी थी, उसके बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होनी थी समिट सार्क की, और इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया। इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, पाकिस्तान ने भी। दोनों की वजह से मतलब एक उसमें मैंने एक बहुत अच्छा चित्र बनाया था अपने डिसर्टेशन में। मेरे वाइवा वाले जो इंटरव्यूअर थे वो खुश हुए थे। मैंने उसमें 2 सार्क दिखाई थी, एक सार्क इंडिया थी, एक सार्क पाकिस्तान थी, और उसके बीच में एक शिप थी, ठीक है, जिसमें लिखा था सार्क। अब दोनों सार्क ने लड़ाई करते वो ही डुबा दी। तो मेरा कन्क्लूजन ये निकला कि किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपको जैसे ब्रिक्स है, आसियान है, तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखना चाहिए। मतलब आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है आप वो दूर रखो, और जो ऑर्गेनाइजेशन की कोर गोल्स है ना उस पर काम करना चाहिए। तो मुझे जैसे आसियान है, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर काम करती है, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ नहीं होता। तो सार्क भी ऐसे होना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाया, इसलिए सार्क आज इनफेक्टिव हो चुका है। तो ये मेरा कंक्लूजन था उसमें कि आपको कभी भी किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको उसकी जो आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको दूर रखिए। आप उस सार्क की जिसलिए बना है क्योंकि आप उस जैसे उस सार्क में 8 कंट्रीज़ हैं, तो आपके अलावा और भी तो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के 6 कंट्रीज़ और भी तो हैं। सही बात। बट वो उन वजह से वो भी पिस रही हैं, उनका भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि और भी तो उसकी गोल्स रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये मेरा डिसर्टेशन का कंक्लूजन था। आपसी मतभेद में जो रीजनल वो होना था, हाँ, नहीं हो पाया। जो कोर गोल्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के, म्यूचुअल सिक्योरिटी पे काम करेंगे, आप रीजनल कनेक्टिविटी पे काम करेंगे, और आप उसमें एक चीज़ और भी थी कि किसी के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर आप कर रहे थे, पाकिस्तान कर रहा था, इंडिया भी कर रहा था। मैं क्योंकि एज अ रिसर्चर आपको बायस नहीं होना चाहिए। मैं रिसर्च करने की सबसे बड़ी पहली शर्त होती है कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे, आप आपकी जो आपके खुद के बिलीव्स हैं वो आपको बिल्कुल बैलेंस्ड होके, अनबाइज्ड होके आपको रिसर्च करनी है, फैक्ट पे बात करनी है rather than हाँ। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि दोनों की प्रॉब्लम है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही सार्क को डुबाया। ये मेरा डिसर्टेशन का निकला था। सौरभ जी, जैसा भी आपने अपने डिसर्टेशन के विषय में बताया, तो जब आपने 2 साल का कोर्स किया तो क्या स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुए इन 2 सालों में? यस। तो गौरव, जैसे मतलब इस पे मैं ऐड ऑन भी करता हूँ कि हमारी HNB में पॉलिटिकल साइंस की स्पेशलिटी क्या है। जैसे पॉलिटिकल साइंस तो GNU में पढ़ाया जाता है, DU में पढ़ाया जाता है, स्पेशलिटी यहाँ की क्या है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में आया तो थोड़ा सा मेरे अंदर स्पीकिंग स्किल और लीडरशिप स्किल तो मैं स्कूल से ही थी। बट मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जो पढ़ने में अच्छा होता है और जो सीरियस होता है, बट थोड़ा वो आउटस्पोकन नहीं है। तो MA पॉलिटिकल साइंस की सबसे अच्छी स्पेशलिटी हमारे डिपार्टमेंट में क्या थी कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता था तो हमारे HOD, हमारे टीचर्स उसको पहले ही दिन से बोल देते थे कि मतलब 1 महीना पढ़ाई कराई, जब 1 महीने भी नहीं 15 दिन हुए कि आपको करना है सैटरडे डायलॉग। ये हमारी डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी थी। आपको भी पता होगा, कभी आप भी आए थे शायद एक बार, कि होता क्या है कि जो करंट प्रेसिंग इश्यूज़ होंगे, जो तत्कालीन जो इश्यूज़ चल रहे हैं देश दुनिया में, आपके रीजन में या उत्तराखंड में या उत्तराखंड के हमारे श्रीनगर में कोई इशू है, उसके बारे में उस बच्चों को बोला था कि जाओ आप इसमें प्रेजेंटेशन बनाओ। और सैटरडे डायलॉग हमारी क्लासेस 1 बजे ख़त्म हो जाती थी, सुबह 10 साढ़े 9 से 1 बजे के बाद, और 1-1.5 बजे का आधा घंटे के गैप के बाद हमारे HOD, हमारे सर लोग और डिपार्टमेंट के बच्चों को भी हम उसमें क्या बोलते वेलकम करते थे कि अगर आप आना चाहें तो। कोई भी आ जाता था, हम उसमें, हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, उसमें बैठते थे। और उस बच्चे ने कभी ये डिसर्टेशन दी नहीं, तो हमारे जो HOD थे, मेरे जो प्रोफेसर हैं, मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मेंटर हैं प्रोफेसर MM सेमवाल सर। तो वो हमको बोलते थे कि आप जाओ, आप प्रिपेयर करो और आप इस बारे में बोलो, आप गलत बोलो सही बोलो, क्योंकि जो बच्चा MA फर्स्ट ईयर में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है, परिपक्व नहीं है। पर सर की जो थिंकिंग थी, पर्सपेक्टिव था, वो ये था कि वो बच्चे को ना एक्सपोजर दें कि भैया आपको अगर अपनी बात को कैसे रखनी है देश दुनिया के बारे में। एटलीस्ट अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, उसने कभी स्टेज नहीं देखा, तो एटलीस्ट वो मौका तो मिले। तो कुछ बच्चे अच्छे होते थे तो उनको और पॉलिश हो जाते थे, और जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते थे वो उनको और। मैं एक लड़की को जानता हूँ, मेरे साथ वो पढ़ती थी, नाम शीतल चौहान था उस लड़की का नाम, मतलब उसकी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। तो वो लड़की में फर्स्ट ईयर में मेरे साथ आई थी, तो वो मतलब वो बोलती नहीं थी, वो बहुत इंट्रोवर्ट थी। पर एक दिन सर ने उसको जब बोला कि यार, वो उसको थोड़ा प्रेशराइज़ करा और उसने उसके बाद बोला, तो उसके बाद 2 साल बाद वो लड़की निकल के बाहर आई है और वो इतनी एक्सट्रोवर्ट हो गई है, तो कहती है कि मतलब सैटरडे डायलॉग ये फ़ायदा हुआ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है कि वो इस तरह से सर उसको मतलब एक्सपोज होता है वो चीज़ों से, तो मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी मतलब चीज़ मुझे लगी अपने पॉलिटिकल साइंस में। और मेरे गेन्स क्या हैं कि देखो, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मतलब मैं आगे जाके लीडरशिप करूं
तो मतलब आज भी जैसे मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस में जो बहुत सी चीज़ें मिली। मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, मैं बहुत ज़्यादा अपनी वो ग्रेटफुल मानता हूँ कि जो हमारे HOD MM सेहवाल सर थे, जो हमारी प्रोफेसर थी, डीन मैम है भी हिमांशु बोराई मैम, हमारे जो प्रोफेसर नरेश सर हैं, हमारे HNB में नरेश सर हैं, सुभाष सर हैं, हेमलता मैम है। मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट का माहौल था गौरव, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे नहीं कहते कि जैसे कन्वर्सेशन होती रहती थी। तो अगर कोई बच्चों को इशू होता था तो टीचर डिस्कस करते थे। तो हम तो कभी कभी टीचर के घर भी चले जाते थे डिस्कस करने के लिए। आपको राकेश नेगी सर के बारे में पता होगा, तो वो तो हमें घर पे बुलाते, अपने डिपार्टमेंट में बुला लेते थे हमसे बात करने के लिए। तो मैं जो मेरे अंदर तो पहले से थोड़ा मतलब स्टेज में जाने का था, बट क्या हुआ कि एमए पॉलिटिकल साइंस में मुझे और ज़्यादा एक्सपोजर मिला। हमारे सर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस करी, आप भी थे उसमें जी, दो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुई, वर्कशॉप हुई। तो उसमें हमारे सर हमको ना वॉलंटियर करवाते थे। वो होती थी प्रोफेसर्स के लिए थी, रिसर्चर के लिए थी, पर जो हम एमए के बच्चे होते थे हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। हमको सर लोगों से मिलवाते थे, हम वहाँ पे उसमें मैनेजमेंट करते थे। उससे हमारी पर्सनैलिटी में और निखार आता। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा एमए पॉलिटिकल साइंस में जाता है वो रिसर्चर आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं और आपके डिसर्टेशंस होते हैं, आप अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मिलते हो, उनके लेक्चर सुनने को मिलते हैं। कोई अगर बाहर से कोई फैकल्टी आ गई है, जैसे हमारे टाइम पे एक त्रिपुरा की फॉरेंसिक साइंस के जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसके डीन आए थे। अभी वो हिमालयन यूनिवर्सिटी के VC बन चुके हैं। उनका नाम काशीनाथ जिना है, उनका नाम प्रोफेसर काशीनाथ जिना। तो सुना, तो ऐसी चीज़ें होती रहती। बट इसकी शर्त ये है कि एमए पॉलिटिकल साइंस करने वाला जो बच्चा है, मैं अपने लिसनर्स को भी कहूँगा, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो यू हैव टू बी सीरियस। आपको मतलब आपको कॉलेज में रहना है। आप पढ़ाई नहीं भी करोगे फिर भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी मतलब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई भी चीज़ आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और जैसे मैंने ही अपने डिपार्टमेंट में जो एमए पॉलिटिकल साइंस से ख़त्म करा है HNB में, तो दो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, तो मुझे उसमें वॉलंटियर का सर्टिफिकेट ही मिला, एज अ पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट ही मिला। तो ये बच्चे पे बात है कि बच्चा उसे कितना गेन करना चाहता है। और सेकेंड, जो बच्चे फ्यूचर में UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ जैसा आपको पता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको ऑप्शनल भी रखोगे और उसका जो सिलेबस है और UPSC का जो ऑप्शनल का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो 90% मैच करता है। आई थिंक नॉट 90%, 95%। बिकॉज अगर आप नेट का सिलेबस देखोगे UPSC का, सॉरी पॉलिटिकल साइंस में जो नेट करते हैं बच्चे, रिसर्च करते हैं आगे उसका सिलेबस देखोगे तो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को अगर हटा दो तो पूरा सिलेबस वही है जो UPSC ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। तो मैं सोचता हूँ कि वाई नॉट, अगर एमए पॉलिटिकल साइंस से कोई बच्चा कर रहा है और वो अपना ऑप्शनल लगता है UPSC के लिए और या फिर नेट भी करना चाहता है, तो उसके दोनों ही रास्ते खुल जाते हैं। अगर वो एमए पॉलिटिकल साइंस बहुत सीरियसली करे, बहुत अच्छी तरीके से करे, स्मूथली करे, तो आराम से कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस। सौरभ, जैसे ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि जैसे मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा लिंक रहा, बट उसके अलावा जो मेरा लिंक रहा वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से रहा। और लगातार प्रोफेसर MM सेहवाल काफ़ी कार्यक्रम कराते रहते हैं, मैं भी सब कार्यक्रम में रहा, सर्टिफिकेट मिले, काफ़ी कुछ वहाँ से हमने नॉलेज गेन करी। तो इस बात का तो मैं भी साक्षी हूँ। दूसरा जो अभी एज अ स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस आप करंट ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में? तो जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं इस दुनिया में, वो मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि उससे कनेक्शन कैसा है पॉलिटिकल साइंस का, तो क्या मेजर इश्यूज चल रहे हैं? तो अगर मैं आपको रीजनल लेवल पे बोलूँ, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में क्लासीफाई करता हूँ, तो रीजनल लेवल पे आज जैसा देखते हैं कि छात्र राजनीति देख लेते हैं। हमारे कॉलेज में छात्र राजनीति होती है, किसी भी कॉलेज में होती है। तो एक वर्ड सुना होगा आपने, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी, जैसे हमारे छात्र नेता, ये हमारे, मान लीजिए मोदी जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोदी जी जब 2014 में चुनाव में उठे थे तो उन्होंने कहा था मैं OBC से बिलोंग करता हूँ। हाँ। मैं तो ये कहने का मतलब क्या था कि उन्हें पता है कि देश में OBC की पॉपुलेशन ज़्यादा है और OBC एक बड़ा वोट बैंक है उनके पास। हाँ, वो एक अच्छे लीडर हैं, पर एक पॉलिटिकल मास्टर्स ही उसे पता होता है कि भैया किसको वो अपील कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी जो छात्र नेता लड़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं चमोल, अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों करते हैं? जैसे कि हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रीएम्बल में पढ़ते थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबको छोड़ के हम तो इंडियन है। बट ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे होती है, ये बहुत बढ़ रही है अगर देश में, चाहे आप नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, चाहे आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आपको आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है। तो ये एक प्रेसिंग इशू है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप करते हो तो आपके देश के जो कोर इश्यूज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक वन नेशन वन पीपल वाली जो फीलिंग होती है वो दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ा इशू है
स्टेट लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी है। दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, जो कि मुझे पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरनेशनल लेवल वाला जो सब्जेक्ट है वो मुझे ज़्यादा प्यारा है, और मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट को जानना जो पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है। अब आप देख रहे होंगे अभी करंटली कि जो इजराइल और हमास की लड़ाई लड़ रही है, चाहे यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, तो ये इसका मतलब ये है क्या? मतलब अब लोग सोचते हैं कि एकदम से इशू हो कैसे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि अब मैं आपको पहले तो बताता हूँ पावर की बात। इंटरनेशनल रिलेशन में हम जब थ्योरीज पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर। ये दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो चाइना और यूएस के कंटेक्स्ट में आप देखते हैं, आपको पता चलेगा कि यूएस एक सुपर पावर है, और यूएस सुपर पावर बना था 1989 के बाद। उससे पहले भी था, जब उसने 1945 में युद्ध जीता था, जब उसने जापान पे एटॉमिक बम का अटैक करा था। बट यूएसएसआर बहुत पावरफुल था, रशिया जिसको रशिया कह रहे हैं, उस समय वो बहुत सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप था। पर 1989 में उसका जो विघटन हुआ वो कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद एक मेजर ही पावर बनी दुनिया में यूएसए। बट आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जब रिवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, माओ ज़ेडोंग का नाम सुना होगा आपने, तो 1990 में चाइना की इकोनॉमी शूट अप हो गई। और आज की डेट में अगर आप यूएस को देखो और चाइना को देखो, तो यूएस अगर चाइना के प्रति इतना ज़्यादा आग इसलिए उगलता है, ट्रेड वॉर आपने सुना होगा, वो चाइना पे हर जगह प्रतिबंध लगाता है, इसलिए लगाता है कि यूएस को ये फियर है कि जो दुनिया में मेरी जो लेगेसी है ना बिग डैडी वाली, कि मैं सबका बाप हूँ, मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर चाइना को इसलिए रोकता है क्योंकि आज की 10 साल में 2030 तक मेरे हिसाब से कि चाइना उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब उससे आगे निकल जाएगा। जापान से आगे तो निकल ही चुका है, यूएस को पीछे छोड़ देगा इकोनॉमिकली। तो इसीलिए यूएस को फियर। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर वाला जो कंसेप्ट है ना, जो रियलिज्म में हम सुनते हैं, जो कहते हैं कि एक कंट्री पावरफुल बन जाती है, पर जब दूसरी कंट्री पावरफुल बनती है तो उसको अपनी सिक्योरिटी का डर हो जाता है कि मुझसे मेरा तमगा छिन जाएगा कि मैं पावरफुल हूँ। इसीलिए वो हमेशा वो लड़ाई देखते हो आप यूएस और चाइना के बीच में, क्योंकि सुपर पावर तो यूएस है ही, पर उसको खतरा है कि चाइना उससे आगे नहीं निकल जाए, इसलिए वो बैलेंस। और इसलिए भी वो होता भी इसलिए है क्योंकि आप जो कोल्ड वॉर में देखते थे, यूएस अगर एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था तो रशिया ने भी बनाई। बैलेंस तो करना ही है ना, नहीं तो एक पावरफुल रहेगा तो और सब कमज़ोर हो जाएंगे। ये तो वो हो गया। सेकंड आपको देखते हैं जो थ्योरीज़ की आप बात कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन में, उसकी लड़ाई, हमास और इजराइल की भी लड़ाई देख रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो लड़ाई कर रहे हैं, पर एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी ये है, बहुत बड़ी कहानी है स्टेट। आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया की स्टेट डिफाइन है दुनिया में, पर इजराइल ने आज तक अपनी स्टेट की कभी डेफिनेशन दी नहीं है। इसलिए नहीं दी है कि इजराइल एक ज्यूइश स्टेट है, ज्यूइश लोग वहाँ रहते हैं, और वो चारों तरफ जिन 7 कंट्री से घिरा हुआ है वो सारे अरब हैं। अरब मतलब इस्लाम, मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ है। तो उनको डर है कि उन दोनों की आपस में लड़ाई है, और तीनों ही इब्राहिम के लिए, 3 मतलब क्रिश्चियन, ज्यूइश और अरब, मतलब जिसको मुस्लिम कह रहे हैं, वो तीनों ही मतलब इनको कहते हैं सेमेटिक रिलीजन कहते हैं। पर उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वहाँ भी, कि वो जो ज्यूश हैं वो अपने को स्टेट है, उन्होंने स्टेट डिफाइन नहीं करा है अभी तक। और जो ये इनको पसंद नहीं करते, जो अरब वाले उनको पसंद नहीं करते ज्यूस को, क्योंकि इनकी एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो जीसस क्राइस्ट को जिन लोगों ने मारा था वो ज्यूस थे, वो लड़ा। तो इजराइल ने कभी स्टेट को डिफाइन नहीं करा। तो इजराइल हमेशा ना जब भी लड़ाई करते हैं हमास वाले या पैलेस्टीन वाले भी करते थे लड़ाई, तो इजराइल क्या करता है, वो जैसे लड़ाई कर रहे हैं ना, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो, जम्मू कश्मीर का रीजन जो पीओके है वो पाकिस्तान के पास है जी, तो उन्हीं के पास है। वो क्या करते हैं ना, जब वो कंट्रीज़ लड़ाई करती हैं इजराइल के साथ, तो जब भी अटैक करते हैं ना इजराइल पे, तो इजराइल वो काउंटर करता है। तो जहाँ तक वो लड़ाई करते हैं वो मतलब आज जैसे 1 साल में ये टेरिटरी एक्वायर करी आपकी, अगले साल वो और आगे निकल जाएंगे। तुमने हमको फिर अटैक करा, हमने और, जैसे इस बार लड़ाई हो रही है हमास की, तो इजराइल को फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? और हमास ने अटैक कर दिया, तो जब सीज़ फायर होता है ना, लड़ाई बंद हो जाती है ना, तो इजराइल वाला क्या बोलता है कि जहाँ तक तुमने हमको लड़ाई की थी वो वापस उनकी टेरिटरी को और एक्वायर कर लेगा। मतलब पहले वो इतना था, मतलब अगर मान लो इतना था इजराइल, तो जब लड़ाई करने के बाद इतना हो जाएगा, क्योंकि वो जो उनकी टेरिटरी को भी एक्वायर कर लेगा। तो वो मतलब इसको एक वर्ड कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इसको बोलते हैं स्टेटस को। जो जैसे पहले था वैसे वो उसको मानता ही नहीं है, वो जो स्टेटस को मानता ही नहीं है, मतलब बार बार। तो ये इसलिए भी प्रॉब्लम तो ये भी है कि शांति से मसला हल नहीं हो रहा। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है, यूएन का फेलियर है। अब बना वो 1945 मतलब इसीलिए कि दुनिया में लड़ाई ना हो, पर आज भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये इंटरनेशनल इशू में बहुत बड़ा इशू है। अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में जैसे कि नॉर्थ कोरिया अभी वो एटॉमिक बॉम्ब को, मतलब एटॉमिक बॉम्ब बनाता रहता है, हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया, अभी उन्होंने हाल ही में थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था कोई, तो उस पर कोई लगाम नहीं है। तो एक डर का माहौल तो दुनिया में है ही अभी आज भी।
मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो आसान भाषा में कि एक क्लास का जो टॉपर होता है वो उसके मन में ये रहता है कि यार कोई दूसरा टॉप ना कर ले, इस चक्कर में वो पढ़ता रहता है अपना पढ़ता रहता नहीं। देखो आप ये सोचो कि आपने कभी सुना भी होगा, दो तरह से आप किसी से आगे निकल सकते हो, या आप उससे ज़्यादा खतरनाक हो जाओ, ज़्यादा बेहतर बन जाओ, या फिर उसको खींचो नीचे। सही है। तो ये दो तरह यूएस क्या करता है, या फिर आप वो तो पता है कि मैं वो जितना है वो, तो वो क्या करता है वो जैसे इवन वो इंडिया के साथ भी ऐसे ही करता है। मतलब फॉरेन पॉलिसी जब पढ़ते हैं तो मैंने आपको भी बताया था इंटरव्यू से पहले कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड बट परमानेंट इंटरेस्ट। आपका जो हित है वो परमानेंट है, वो आज आपके साथ है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जैसे यूएस को एक दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में ऐसा है कि वो कभी किसी का दोस्त था ही नहीं। यूएस वो जिसके साथ उसकी बनती है वो उसका अभी इंडिया के साथ बन रही है। इंडिया के साथ क्यों बना रहा है? बिकॉज चाइना को काउंटर करना है, इसलिए इंडिया का बना रहा है। कल इंडिया और अगर इंडिया 2050 में सुपर पावर बन जाता है तो फिर यूएस इंडिया के खिलाफ भी कोई पाकिस्तान खड़ा कर देगा, पाकिस्तान को फेवर करने लग जाएगा। तो वो उसकी पहले से पॉलिसी रही है। सौरभ जी, जैसे अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं पॉलिटिकल साइंस में? तो जैसे गौरव मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस जो व्यक्ति स्टूडेंट करता है तो उसको सबसे पहले एक रैंडम बात करते हैं जो आप इंडिया में अभी चल ही रहा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो एक पहले तो मैं उसका जो रियल फील्ड है, स्पेशल फील्ड है पॉलिटिकल साइंस जो कर सकता है, उसको मैं अलग रखता हूँ। पहले मैं नॉर्मल फील्ड की बात करूँ, रैंडम। देखो आप हर व्यक्ति जो ग्रेजुएशन करता है अगर वो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स भी करेगा तो उसको देखो सबसे पहले उसका देखो 30% तो उसका 30 की 40% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है वो कवर हो जाएगा। पॉलिटी आती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसमें करंट अफेयर आते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस जो व्यक्ति पढ़ेगा उसको इतना नॉलेज हो जाएगा देश दुनिया के, तो वो उसका कवर हो जाएगा पहला। आप उसका स्पेशल फील्ड जो पॉलिटिकल साइंस जो बच्चों क्यों करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, हार्वर्ड हो गया, कोलंबिया हो गया, इवन इंडिया में JNU हो गया, ये सब प्रेस्टिजियस कॉलेज है और यहाँ पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं कॉलेजेस, ठीक है। तो अगर आप मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से करते हो तो आप एक अच्छा रिसर्चर बन सकते हो और आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे आप किसी विदेश के कॉलेज में भी आराम से जा सकते हो। और उसको मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। इवन नॉट इन रिसर्च, अगर आप मास्टर्स में भी अगर आपके अंदर दम है, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हो तो मास्टर्स में भी आप एक अच्छे रिसर्च आर्टिकल लिखो किसी प्रोफेसर के साथ मिल के। अगर आपके अंदर मतलब वो कैपेबिलिटी है और आपकी वो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो अगर जो यूनिवर्सिटी बाहर की यूनिवर्सिटी में होती है, अगर आप वहाँ की यूनिवर्सिटी और वहाँ की एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे उनकी जो पॉलिटिकल साइंस की जो डिपार्टमेंट होगा, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, हार्वर्ड हो गया, कोलंबिया हो गया, उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है पॉलिटिकल साइंस के, उनके बारे में अगर कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हो और उनको पसंद आ जाता है तो वो आपको बुला भी देते हैं, ठीक है। एज अ MMA होने के साथ साथ ही जब आप रिसर्चर बन जाओगे, PhD में इनरोल हो जाओगे और उसके बाद अगर आप पोस्ट डॉक करने के लिए भी आप जा सकते हो। ये बहुत बेहतरीन चीज़, मतलब वो एक चीज़ है जो पॉलिटिकल साइंस में MA करने के बाद आप कर सकते हो, पहला। दूसरी बात, और जैसे मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ UPSC, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत लोग चुनते हैं। चुनने के पीछे कारण भी है कि जो पॉलिटिकल साइंस जो व्यक्ति पढ़ता है उसको एक तो GS में अच्छी खासी कमांड रहती है, क्योंकि उससे बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। GS में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से ही आते हैं, और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया हमारे अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी भी है, वो फॉरेन पॉलिसी करंट अफेयर में भी आती है, वो इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर में भी आते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट भी है। थॉट गांधी के बारे में, थॉट्स के बारे में भी आते हैं। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है शायद कि मतलब एक व्यक्ति को अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहता है तो उसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते उसको काफ़ी नॉलेज हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ में माहिर हो सकता है। तो एक नेट हो गया, आप PhD में इनरोल हो सकते हो, UPSC कर सकते हो, और ग्रुप B या ग्रुप C कोई एग्ज़ाम में तैयारी भी करोगे तो पॉलिटिकल साइंस के होते होते आप काफ़ी एग्ज़ाम्स में आपको सहूलियत होगी। और चौथा, आप विदेश भी पढ़ने के लिए आराम से जा सकते हो, क्योंकि आप रिसर्च आर्टिकल लिखो। आज के अगर आप अखबार उठाओगे तो उसमें दो तीन जो आर्टिकल्स आते हैं वो सब इंटरनेशनल रिलेशंस के ही होते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी की होगी कि रशिया यूक्रेन के बीच में क्या लड़ाई हो रही है, और जो आम जनता है उसको तो सिर्फ लगता है कि लड़ाई हो रही है, पर जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होते हैं वो उसको देखता है कि भैया जो पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज़ हैं वो यहाँ मैच खा रही हैं, वो सब कुछ इसमें हो रहा है। तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस देखा जाए तो। इस पूरी वार्ता की लास्ट में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन छात्रों को जो बैचलर में पॉलिटिकल साइंस लेना चाह रहे हैं, जो मास्टर्स करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से? मैं पहले तो एक एज अ इंडियन और एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर,
हम पॉलिटिकल साइंस में एक हमारी एक पीएचडी स्कॉलर मैम थी, अभी भी हैं, मतलब उनका नाम विदुषी मैम है। तो एक बार वो हमको एक लेक्चर ले रही थी सैटरडे डायलॉग में, तो उन्होंने एक अच्छी बात की। हम उनको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कहते हैं, बट वो हमको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं कहते थे, हमको बोलते बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट। जब भी आप किसी ह्यूमैनिटी के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो अपने आप को आप स्टूडेंट ना माने, आप सोशल साइंटिस्ट माने। क्योंकि एक आप जब ह्यूमैनिटी कोई सोशोलॉजी बीएड भी किया आपने किया है, आपने पॉलिटिकल साइंस से करा, तो आप समाज को ना एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। आप आम लोगों की तरह से नहीं देख रहे हो उसको। आपको दो लोग जब लड़ रहे हैं तो आपको लग रहा है अच्छा इनके इंटरेस्ट नहीं मिल रहे होंगे, शायद इसलिए लड़ रहे हैं ये। आप देश दुनिया में जो लड़ाई कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये पावर के पीछे लड़ाई है। एक वर्ड आता है हेजेमनी, ये आता है भैया आपका नेशनल इंटरेस्ट, आपका क्या बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं। तो आपको जब दो देश लड़ते हैं या कोई भी चीज़ दुनिया में होती है तो आप अमेज़ नहीं होते, आपको पता होता है कि अच्छा ये इस कारण से हो रहा है। तो आपको, क्योंकि आपने पढ़ाई इतनी कर ली है, आपको देश दुनिया के बारे में नॉलेज हो चुका है, तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल साइंस अगर कोई व्यक्ति चुनना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है वो एक सबसे पहले कुछ बने ना बने, वो एक अवेयर सिटीज़न तो बनेगा ही बनेगा जी। एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा। दूसरी बात, अगर वो करियर अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव, आई वुड से दैट if a student who opt for political science, I think he will be attain great knowledge, he diverse his personality, he attain great knowledge, and I think as far as concern of UPSC, he get good marks, because in the political science it's very current oriented subject। मतलब करंट बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसी में। सो ही if a student, if a aspirant who opt for political science as a optional and he graduated from political science, so he will definitely attain good marks in very easy manner, because when he graduated from political science, then did his masters, so this subject is giving a holistic perspective. So this is the second thing, and the third thing is that if you go for a research, because every researcher have a curiosity that he attain some great knowledge, he get exposure from the foreign university. So as a like in a HNBGU there are multiple researcher who go for a postdoc in Israel, is in USA, in other university as well, in a university of countries. So ये चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस में आना चाहता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए जैसे आजकल एक नैरेटिव है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। भैया जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या JNU हो गया, जो अच्छे कॉलेजेस हो गए जहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, भैया दे आर वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ एंड वहाँ से जो रिसर्चर निकल रहे हैं वो बहुत रिनाउंड हैं। इवन आप एक एज अ रिसर्चर, कल आप एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, आप किसी डिफेंस, आप IMA में जा सकते हो, आप किसी बड़े बड़े, आपको मिलिट्री भी आपको एक्वायर कर सकती है एज अ डिफेंस एनालिस्ट, जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, बट इसकी शर्त ये है कि आपको पॉलिटिकल साइंस को बहुत जीना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। मतलब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या मुझे मतलब जॉब मिले। आप अच्छे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, आपको वो कुछ ना कुछ दे ही देगा, मतलब उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको एक ह्यूमन बींग बना देंगे, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बींग बना देंगे। तो धन्यवाद सौरभ, काफ़ी सारी बात करी हमने, काफ़ी सारे विषय में आपने चर्चा करी, और हालांकि मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था पॉलिटिकल साइंस में, बट अब मेरा शायद इंटरेस्ट बढ़ गया आपसे बात करके, और मैं पढ़ूंगा अब थोड़ा बहुत, मैं भी पढ़ना शुरू करूंगा पॉलिटिकल साइंस को, क्योंकि समय रहता है कि समस्या ये है कि समय कम है, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, बाकी भी पढ़ना है, बहुत सारी बातें हो जाती है। तो साथियों, आज हमने MA पॉलिटिकल साइंस के विषय में बात करी, केवल कोर्स के विषय में नहीं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो करंट इशू चल रहे हैं देश विदेश में, और जो स्टेट के जो इश्यूज़ हैं उन सब पर बात करी। सौरभ, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आपने अपना कीमती समय दिया। साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे समय तक आप हमारे साथ बने रहे। मेरा आपसे पुनः निवेदन रहेगा कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।